का वक्त हुआ है आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा, आज का सवाल, आज की चर्चा होगी जातिगत जनगणना, वोट बैंक हो अपना। जी हां, इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीकर के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग को उठाकर सियासी चर्चा तेज कर दी है। पीएम से पीसीसी चीफ की जातिगत जनगणना की घोषणा करने की मांग की गई है। डोटासरा ने कही है यह मांग और कहा है कि पहले जनगणना जो हुई उसके जातिगत आंकड़े जारी किए जाएं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि दौरे से पहले कांग्रेस ने उठाई जातिगत जनगणना की मांग। पीएम से पीसीसी चीफ की जातिगत जनगणना की घोषणा करने की मांग। डोटासरा बोले, पहले हुई जनगणना के जातिगत आंकड़े जारी किए जाएं। देश के प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना कराइए और जातिगत जनगणना के आंकड़े जो पहले के कराए हुए अगर वो सही है तो उसको आप बाहर सार्वजनिक कीजिए। बीजेपी बोली, भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है कांग्रेस। जातिगत जनगणना का नारा देकर कांग्रेस लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है। जातिगत जनगणना, वोट बैंक हो अपना। तो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से यह कहा गया कि जितनी आबादी उतना हक, उतना अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है और ये आबादी किसकी कितनी है, किस जाति की कितनी आबादी है, इसका पता जो जनगणना की गई है उसमें जो जाति के अनुसार डेटा रिकॉर्ड में रखा गया है उसको सार्वजनिक किया जाए। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक और मेहमान का हम इंतजार कर रहे हैं। पहला जो 3 मेहमान जुड़े उनका आपसे परिचय कराता हूं। चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ साहब है, पूर्व विधायक बीजेपी के। मदन जी आपका स्वागत है। मेरे साथ आरसी चौधरी हैं, पीसीसी महासचिव। आरसी चौधरी साहब आपका भी स्वागत है। जगरूप सिंह यादव जी पूर्व आईएएस हैं, बहुत बहुत स्वागत। जातीय जनगणना के तमाम पहलुओं पर इनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसपी मित्तल साहब बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगरूप जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जातिगत जनगणना के कई आयाम हैं, इसके कई पहलू हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले जरा आप बताइए कि हमारे देश में जनगणना और जातिगत जनगणना का क्या इतिहास भूगोल है। आज की तारीख में जो जातीय जनगणना हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सरकारों की योजनाओं में, वो किस साल की जनगणना के आधार पर है। और एक चीज मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि सर, जब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जातिगत जनगणना की बाद ये मांग रखी थी कि आरक्षण की स्थिति को लेकर कितने सालों में इसका रिव्यू होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, इस बात का उल्लेख एक बार फिर से आपके जरिए चाहेंगे। रविंद्र जी, देखिए, भारतवर्ष में जातीय जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप प्राचीन भारत की परंपराओं को देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी जन समुदाय में जैसे जनगण बनते थे उसमें भी इस बात का संकेत है कि जातिगत जनगणना होती थी, मतलब मर्दमशुमारी होती थी। और भारतवर्ष में जो प्रथम जनगणना हुई थी 1881 में, वो जातिगत आधार पे हुई थी। उसके पश्चात 1931 में जाति के आधार पे जनगणना हुई, जिसका आधार बनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, या ओबीसी वर्ग का अभ्युदय जो हुआ वो 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई वही आधार बना। उसी के अनुपात में जैसे ये माना गया था कि ओबीसी का 52% लगभग जनसंख्या का हिस्सा है और उसी के हिसाब से आरक्षण के मानदंड तय किए गए थे। और इसके तत्पश्चात जातिगत जनगणना जो 2011 में जो जनगणना हुई, अभी हालिया जो दशक है उसकी जनगणना से पूर्व, उसमें भी जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी, आर्थिक, सामाजिक। और जातिगत जनगणना के पर उसके समंक जारी नहीं किए गए। 1931 के तो जारी किए गए थे, 1881 के जारी किए गए थे, और फिर 1891 में समझता हूँ 15 बार भारत में मर्दमशुमारी या जनगणना हुई है, जिसमें 3 मर्तबा जातिगत जनगणना हुई है। और गाहे बगाए समय समय पे ये मांग उठती जाती है कि 1931 के समंक है, उनको इंटरपोलेट करके, एक्सट्रपोलेट करके अगर आप सामाजिक और आर्थिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव भी, चूंकि उसका जातिगत जनगणना होती है, तो उसके जनगणना के 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनगणना के आधार पे जैसे राजनीतिक, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा, विधानसभा, यद्यपि
परिसीमन अभी होना शेष है 2026 में, पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण भी जनगणना के आधार पे होता है। जातिगत जनगणना से मैं समझता हूं जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, किसी अमुक जाति के कितने वोट है, तो आप देखिए धार्मिक जनगणना के समंक जारी होते हैं, किस धर्म के कितने भारतवर्ष में लोग रहते हैं। आर्थिक समंक भी जारी होते हैं जिससे बीपीएल और जितनी आर्थिक नीतियों में फायदा होता है। तो मैं समझता हूं सामाजिक जो समरसता की दृष्टि से अगर जातिगत जनगणना के भी समंक मतलब करवाई भी जानी चाहिए और इसके समंक भी, इसके डेटा भी मैं समझता हूं पब्लिसाइज होना चाहिए। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो योजना में और उनके क्रियान्वयन में, एक क्षेत्रीय विकास में, एक विसंगतियों में, एक आर्थिक असमानता में, और एक बहुत जितनी आबादी उतना हक की बात यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से कही गई है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि भीमराव ने आरक्षण को लेकर क्या कहा था, क्योंकि आशंका यह जताई है डोटासरा जी ने कि बीजेपी 2024 में आरक्षण खत्म कर देगी। अब मैं देखिए रविंदर जी, इस बात पे तो मैं नहीं कहना चाहूंगा राजनीतिक विचारधारा के लोग ही इसको नहीं, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात का जिक्र करना चाह रहा हूं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो ये कहा था वो कथोपकथन बिल्कुल सही है कि बेसिकली आप जाति का समंक, अगर आप SC ST का तो देखिए पब्लिसाइज होता है, हर जनगणना में हुआ है और उस जनगणना के हिसाब से उनका डेटा भी पता है। लेकिन खास तौर से जो जनगणना में जो जिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि भी हमारे समंक, हमारा कितना नंबर है, जैसे 1931 की जो जनसंख्या है, खास तौर से जो अन्य पिछड़ा वर्ग का, जगरूप जी मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि धारा 340 अम्बेडकर ने क्या कहा था इस देश में संविधान में आरक्षण का उल्लेख करते वक्त कि आरक्षण मिलना जरूरी है जातिगत आधार पर और ये कब तक चलना चाहिए, इसको लेकर क्या टिप्पणी की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था, क्या बयान दिया था? आरक्षण निश्चित अवधि तक होना चाहिए और उसके पश्चात इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। यदि कोई अमुक वर्ग सामाजिक समरसता की दृष्टि, क्यों संविधान के उद्देश्य को देखोगे तो संविधान की आमुख ही प्रस्तावना ही ये कहती है कि हम भारत के लोग, भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। आरसी चौधरी साहब मुझे बताइए कि अभी जगरूप जी ने बताया कि 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए चौधरी साहब जो जनगणना 2011 में हुई वो आर्थिक आधार पर भी हुई, वो जातिगत आधार पर भी हुई। पहली तो बात यह सर, 2011 में यूपीए की सरकार थी, तब क्यों जारी आंकड़े नहीं हो गए? 2014 तक आप ही की सरकार थी यूपीए की। और दूसरी बात यह कि आप आर्थिक आधार पर जनगणना के आंकड़ों को क्यों बाहर नहीं लाने की बात करते, उस आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते, आप जातिगत आधार पर जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क है, क्या वजह है? आरसी चौधरी जी आवाज आ रही है आपको? आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा हम तक। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो जाति जनगणना का जिक्र आखिर कई मीडिया संस्थान जो करते हैं कि 2011 में जो जाति जनगणना शुरू हुई थी, हो नहीं गई थी, इसलिए जो 2011 में शुरू हुई। सर एक मिनट, मैं मीडिया संस्थान, एक मिनट सर, एक मिनट, ये तो जगरूप जी ने जो बात रखी है मैंने वही कही है। 2011 में उनका ये कहना है कि 2011 को जनगणना हो गई थी। अब आप अपने तरीके से रखिए, लेकिन मीडिया को, संस्थानों को दोष मत दीजिए, उनको मत कोसिए। क्लिक कर लेना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया संस्थानों के पास में भी, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, इसलिए कोई भी प्रवक्ता, कोई भी पैनलिस्ट अगर इस बातों को बोलता है और आप इस बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि एक दशक के बाद में पुनः जाति जनगणना होती है। 2011 में जाति जनगणना शुरू हुई और जो जाति जनगणना है वो हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था। उसके बाद में इसको लेके कोर्ट के अंदर कई पिटीशंस गई और तमाम सी बातें हुई, लेकिन उसके बाद में सत्ता बदल गई और बदलने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने भी कई बार इस बात को जिक्र किया कि हम ये आंकड़े जारी करेंगे, लेकिन संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि ये जो जाति जनगणना है इसके जो आंकड़े हैं वो तथ्यात्मक नहीं है। उन पे उन्होंने संदेश जारी कर दिया और कहा कि इसको जारी करने का अब कोई औचित्य भी नहीं रह जाता। जगरूप जी ने सही कहा कि कोई भी सरकारें जिन वर्गों की जो जिक्र करते हैं, जुलाई 2021 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने
देश की संसद में उन मंत्रियों का परिचय कराने की बात की कि ये है वो ओबीसी से, एससी से, एसटी से कितने मंत्री आ रहे हैं, किस किस जाति के कितने मंत्री हैं। लेकिन उस संसद के अंदर जब विपक्ष ने इस बात को मुद्दों पे जब चर्चा की बात की, तब उन्होंने कहा मुझे तो अफसोस होता है। अच्छा आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, एक तो ये कि थोड़ा लग रहा है कि एक और वीडियो भी चल रही है, उसका ऑडियो आ रहा है, तो आपकी दो आवाजें वहां से, आपकी आवाज और उस ऑडियो की आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा उस ऑडियो को म्यूट करवा देंगे तो बेहतर तरीके से हम और दर्शक आपको सुन पाएंगे। और दूसरा सवाल सर ये कि आपने जैसे बताया 2011 से 15 तक जनगणना का काम हुआ, 2018 में आपकी सरकार आई, अब यहां पर आज 2023 में ये मांग राजस्थान सरकार की तरफ से कहें कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के, तो 2018 से लेकर 2023 तक आप इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव जब आएगा तो उसके बाद हम इस पूरे मामले को लेकर आएंगे और एक चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, आपका म्यूट हो गया, वो उसको अनम्यूट करिए, एक बार अनम्यूट कीजिए, वो लग रहा है कुछ दिक्कत है, अभी अनम्यूट करके उसको बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है और अंतिम दिन तक सरकार को उसी तत्परता के साथ में और जवाबदेही के साथ में काम करना चाहिए। हमने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, हमारे जब नेता राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, देश की संसद में भी हमने चर्चा की, लेकिन राजस्थान की विधानसभा ने संकल्प पारित करके भेजा है कि राजस्थान की विधानसभा ये चाहती है, ये जो संकल्प पारित करना है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है, विधानसभा के अंदर पारित करना, सदन के अंदर पारित करना। और आप ये जानते हैं कि संविधान और जो जातीय जनगणना का अधिनियम है 1948, वो राज्यों को ये अधिकार नहीं देता, ये संघीय सूची का विषय है, केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा सकती है, राज्य की सरकार है वो नहीं करा सकती। और विपक्ष ने इस बात की मांग की कि इस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा जाए, अगर कोई राज्य की सरकारें जातीय जनगणना कराना चाहती है तो उन्हें अधिकार दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कर्नाटका के अंदर 2015 के अंदर जातीय जनगणना हुई, उस समय येदियुरप्पा जी की कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नहीं हो पाए। बिहार में जब उन्होंने शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने फिर उसको स्टे कर दिया। इसलिए हम सिर्फ ये मंशा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जिन समाजों की, जिन वर्गों की वो कल्याण की बात करते हैं, अगर उनके पास में आंकड़े नहीं है तो ये कल्याण है वो बिल्कुल निराधार है। आखिर वो क्यों छुपना चाह रही है इन आंकड़ों से? मैं सवाल तो उनसे पूछूंगा ही जो मेरे को पूछना है उनसे सवाल, लेकिन मैं शायद आपको सवाल समझा नहीं पाया था। मैंने कहा था 2018 से 2023 तक आपकी सरकार थी, तो 2023 में आपने इसकी मांग क्यों उठाई? बहरहाल मदन राठौड़ जी, आप ये बताइए, जब लगातार 2014 के बाद केंद्र सरकार, बीजेपी की एनडीए सरकार सारे वो काम कर रही है जो देश में 70 सालों में नहीं हुआ, तो जातीय जनगणना को भी सार्वजनिक कर दीजिए, इस काम को भी आप ही अपने सिर माथे बांध लीजिए। हाँ मदन राठौड़ जी, मेरी आवाज आई होगी आपको? मदन राठौड़ जी, आप मुझे सुन पाए? देखिए, मुझे आपकी आवाज, ये जो आरसी चौधरी जी ने क्या कहा या जगरूप जी ने क्या कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। ये नगाड़ा बज रहा है आपके यहाँ, नगाड़े की अब आवाज बंद हुई है नगाड़े की, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं, पहले आप पूछ लो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जगरूप जी ने तो पूरा डिटेल बताया जनगणना को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर, और साथ ही साथ मैंने भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था आरक्षण को लेकर वो भी उनसे पूछा, वो भी उन्होंने बताया। और दूसरी तरफ आरसी चौधरी का कहना है कि 2011 को जनगणना शुरू हुई थी, 2015 को खत्म हुई थी, हम तो चाहते थे लेकिन नहीं सार्वजनिक इसको कर पाए और बीजेपी को यह सार्वजनिक करने चाहिए। सवाल मेरा अब आपसे यह है कि जब 70 सालों में जो काम नहीं हुए 2014 में केंद्र की बीजेपी एनडीए की सरकार वो कर रही है, तो ये काम भी आप कर दीजिए। हाँ, मैं एक तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी कि जातिगत जनगणना की जाए। दूसरा, ये क्यों भ्रम पैदा किया जा रहा है? एक बात आप कल्पना करो कि जाति के आधार पर जो संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है, तो क्या वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा? यानी केवल जो बहु जाति है वही सत्ता का अधिकारी है, कम जाति वाला अधिकारी नहीं है। ये क्या बात हो गई? योग्यता के आधार पर, जनता में विकास के आधार पर उसको अवसर मिलना चाहिए।
जो जन सेवा के लिए समर्पित हो, ऐसा व्यक्ति आए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो निश्चित रूप से वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन जन सेवा में कर सकेगा। पता नहीं कांग्रेस को क्या ऐसा हो गया है कि वो अपने जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम करना चाहता है, समाज को तोड़ने का काम करना चाहता है। मैं सोचता हूं कि ये इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस समय विकास की बात करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं सीकर के अंदर, तो इनको प्रधानमंत्री जी जब वहां पर किसानों के लिए सीधा उनके खाते में पैसा डालने वाले हैं, तो इसका उनको मतलब धन्यवाद देना चाहिए। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस समाज को तोड़ने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं इसीलिए इस बात को हवा दी जा रही है जातीय जनगणना को, क्या? हाँ, मैं सोचता हूँ कि डोटासरा जी को क्या यही है, इस समय इस प्रकार की बात करना बेमानी है, कोई मतलब नहीं निकलता। इनको इस समय तो प्रधानमंत्री जी से क्या चाहिए वो काम करवाते, ये भ्रम पैदा करने की स्थिति क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। इसके लिए थोड़ा बोलिए। हाँ मदन जी, मैं सवाल जो आपने उठाया ना वही पूछ रहा हूं कांग्रेस से, बताइए चौधरी साहब। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से विचलित है, ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर कम लोग जो हैं, क्या उन्हें अपनी प्रतिभा को अवसर देने का मौका मिलने का स्थान नहीं है? निश्चित रूप से सबको है, लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना को भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर पढ़ लेते, समाज के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाना है, किस प्रकार से गरीब वंचित जो जातियां हैं उनको मुख्य धारा में लेके आना है, ये सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है। लेकिन उसका निर्वहन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सूझबूझ की सरकार दो लोगों के लिए है और आरक्षण पे प्रहार करना चाहती है। आरक्षण पे बार बार सिर्फ ये इतना कहना चाहती है कि जो आपसे बन के आए, हमने उन लोगों के इतनों को विधायक बनाया, इतनों को मंत्री बनाया। ये प्रधानमंत्री जी बोलते रहेंगे कि हमने इस जाति का राष्ट्रपति बनाया। ये जातियों की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका हक कितना दिया जब आंकड़े नहीं। मदन जी, एक जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए। जातियों की बात तो आप करेंगे, लेकिन उनको हक देने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं और आप आरक्षण खत्म कर देंगे, ये डर है। नहीं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी जब चुनाव आता है तब ये मुद्दा लेकर के आते हैं। केवल चुनाव में जनता को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, क्या योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने नियुक्तियां नहीं करी? प्रधानमंत्री जी ने उम्मीदवार नहीं उतारे? क्या राष्ट्रपति के लिए जो नाम दिया गया, ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो कमजोर है क्या उस वर्ग को अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? ये दूसरी बात, अब उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार दिया, क्या इस योग्यता नहीं है क्या? बिल्कुल। मैं एसपी मित्तल साहब आपके पास आते हुए पूछूंगा, 1989 में जब मंडल कमंडल की राजनीति हुई, जो आरक्षित वर्ग है उसमें भ्रम पैदा करके, अब क्या आज की तारीख में, सर एसपी मित्तल साहब ये बताइए कि आज की तारीख में क्या फिर उसी राजनीति को, उसी मुद्दे को निकालने की, उभारने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है ताकि सत्ता हासिल की जा सके? कितनी गंभीर राजनीतिक पार्टियां दिखाई दे रही हैं जातीय जनगणना को लेकर, और जो जाति जिसका ज्यादा प्रभुत्व है उसको उसी लिहाज से आरक्षण दिया जाए, इस बात को लेकर? देखिए रविंद्र, आज जो डोटासरा साहब ने जो मांग रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सीकर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दृष्टि से वो उनकी जो मांग है वो अपनी जगह है। राजस्थान में अब कुल मिला के 3 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इस मांग को रखा है। इसमें कोई दोहराई कि उनकी मांग को राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं कि क्या नाम से कांग्रेस राजनीतिक दल है तो वैसी मांग रखेगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा में ऐसा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि जातिगत आधार पर ही क्या नाम से जनगणना हो, तो उसको जाके सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे कर दिया और फिर बाद में वो मामला लटक गया। तो जो कानूनी दृष्टि है, मुझे लगता है कि वो जातिगत मतगणना, जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, इसलिए कई बार ये मामला अटका हुआ है। मैं राजस्थान के संदर्भ में ये बताना चाहता हूं कि जो हरीश चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, मौजूदा समय में जो पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने एक मांग रखी थी कि जो ओबीसी वर्ग है उसको जो आरक्षण है उसे 21 से बढ़ा के 27% किया जाए, क्योंकि जो राजस्थान में ओबीसी की स्थिति है वो 52% की है, आबादी 52%। हरीश चौधरी जी ने वो बात रखी है, वो मांग क्यों नहीं स्वीकार की गई? तो आरसी चौधरी साहब को ये भी चाहिए कि जो ओबीसी, आपकी पार्टी के विधायक की मांग रख रहे हैं 21 से 27% होना चाहिए। आपको अगर इतनी फिक्र है तो बढ़ा दीजिए आरक्षण। आरसी चौधरी जी, जनगणना मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तो एसपी मित्तल साहब ने जो बात कही वो वैधानिक नहीं है,
कोर्ट में स्टे इसलिए हो गई कि जाति जनगणना सिर्फ केंद्र की सरकार करा सकती है, संघीय सूची का विषय है, राज्य नहीं करा सकते। इसलिए निश्चित रूप से जो बिहार की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाह के भी जाति जनगणना नहीं करा सकते, क्योंकि इसका हक सिर्फ केंद्र की सरकार को है। इसलिए राजस्थान की विधानसभा ने संकल्प पारित करके केंद्र सर हरीश चौधरी जी जो कह रहे हैं कि 21 से 27% कर दीजिए आरक्षण ओबीसी का, क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शासनकाल में ही 2013 के अंदर पहली बार एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन 6% और 8% था, वो 6% बढ़ा के 12% और आगे उसको दूना करके 16% किया गया। ओबीसी की जो बात है, हम चाहते हैं कि ओबीसी में ना सिर्फ 27 पूरे केंद्र के साथ में और राज्य के साथ में मिले, और राज्य की सरकार संकल्पित है उसको 27% करने के लिए, लेकिन ये कोर्ट के अंदर फिर स्टक कर जाएगी जब तक हमारे पास में जाति जनगणना के आंकड़े। जगरूप यादव जी इसको क्लियर कर दीजिए सर। हम तो ये चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी हो जाए, इसको क्लियर कर दीजिए जरा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण की सीमा कितनी तय की गई है, और अगर जातिगत आधार पर आंकड़े सामने आते हैं और उस आधार पर रिजर्वेशन होता है तो फिर क्या संवैधानिक परिस्थिति और स्थिति रहेगी? संक्षेप में सर, ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात सही है कि जातीय जनगणना कराने का मतलब जनगणना अपने आप में केंद्रीय सूची का विषय है, और राज्य अपने आप मतलब जनगणना के हिसाब से मैं समझता हूं इसका समंक नहीं बना सकते। लेकिन बिहार और कर्नाटक ने जो समंक इकट्ठे किए हैं वो सामाजिक, आर्थिक और अन्य फैक्टर पे कोई भी राज्य, मैं समझता हूं राजस्थान भी, आरसी चौधरी जी भी मेरे माध्यम से इस बात को सुने कि आप चाहें तो राज्य सरकार मतलब अपने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस तरह के समंक, मैं समझता हूं यहां पे भी ऑर्डर किए जा सकते हैं कि भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जिसमें जाति भी शामिल हो, ताकि आप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन चाहते हैं। सुन रहे हैं ना आरसी चौधरी साहब, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है, जवाब जरूर लेता है इस पर। एक मदन राठौड़ जी, आपसे मैं जवाब ले लेता हूं, क्या मदन राठौड़ जी इस चीज की चिंता है? लेकिन मदन राठौड़ जी भी गलत कह रहे हैं कि देखिए अल्प वर्ग है, न्यून वर्ग है, वो अधिक पदानुसांगों पे काबिज है, और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अपने हकों के लिए तरस रहा है। मदन राठौड़ जी, क्या इस चीज का डर है कि हिंदुत्व की जो बात बीजेपी कर रही है, अगर जातिगत आधार पर आरक्षण आप डिस्क्लोज कर देते हैं, सामने ले आते हैं, तो फिर आपके वोट बैंक को सेंध लग जाएगी? नहीं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात मैं सोचता हूं कि जगरूप जी ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि बहुसंख्यक समाज को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मैंने ये कहा योग्यता को अवसर मिलना चाहिए। जो योग्य है, जो जनसेवा के लिए मार्क्स ने कहा कि योग्यता एक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। ठीक है, मैं आप चारों का धन्यवाद देना चाहूंगा। चर्चा जरूर, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में ये मुद्दा जाहिर तौर पर खूब चलेगा और आगे इसकी गूंज सुनाई देगी, बयान भी निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल आप चारों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि चाहे किसी भी आधार पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन जिनके हितों की बात हो रही है उसमें हर वर्ग आना चाहिए, आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, और यही संविधान के निर्माताओं ने शायद चाहा भी होगा। प्राइम डिबेट में इतना ही। Channels